नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार की सियासत इन दिनों काफी गर्म चल रही है। आज ही सुबह सुबह एक वाकया हुआ। चिराग पासवान अपने पार्टी कार्यालय में मीटिंग पदाधिकारियों की लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनसे मिलने नित्यानंद राय उनके पास जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद वो तस्वीरें आती हैं। नित्यानंद राय से जब सवाल किया जाता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए में आएंगे, तो वो कहते हैं कि वो उनका घर है, वो पहले से ही उसमें थे। फिर चिराग पासवान भी मीडिया में बयान देते हैं। अब इसको लेकर के कई सारे तमाम सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सुबह सुबह इतने बड़े नेता का चिराग के घर जाना यह सवाल पैदा करता है। तो हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लगता है सर, बिहार की सियासत को लेकर चिराग पासवान वैसे तो क्लियर लग रहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन ये मुलाकातें क्या कहती हैं, कहां पे रोड़ा अटक रहा है? नहीं, रोड़ा कहीं नहीं अटक रहा है। दरअसल दिक्कत क्या है कि बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है जी। क्योंकि 2019 में जो समीकरण थे बिहार में, वो भाजपा के पक्ष में बन गए थे। नीतीश कुमार का जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी उसमें जीवित थे, वो सब मिल करके बड़ी ताकत बन गए थे। और उसकी वजह से भाजपा ने 40 में से 39 सीटें एनडीए ने मतलब जीती थी, भाजपा नहीं एनडीए ने। इस बार जेडीयू चला गया आरजेडी के साथ। रामविलास जी की पार्टी दो हिस्सों में बट गई। पारस जो है वो पशुपति पारस अपने 5 सांसदों को लेकर के वो चले गए, सरकार में शामिल हो गए। चिराग पासवान अकेले सांसद रह गए, पार्टी उनके पास है। और उपेंद्र कुशवाहा अब घर वापस आ गए हैं, एनडीए की तरफ आ रहे हैं, जीतन राम मांझी आ रहे हैं। तो काफ़ी समीकरण बिखरे से हैं। तो भाजपा बिहार में एक बार फिर वो सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। उसमें उसी के तहत जीतन राम मांझी वापस एनडीए में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग आ ही गए हैं। अब चिराग पासवान तो एनडीए में हैं विधानसभा चुनाव में, हालांकि वो अलग लड़े थे। और दिलचस्प बात ये, उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ खड़े किए थे और उनका निशाना आरजेडी से भी ज़्यादा जेडीयू को निपटाना था, और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। जेडीयू की ताकत काफ़ी कम हो गई विधानसभा में। अब चिराग पासवान चूँकि चुनाव आ रहे हैं, तो भाजपा ये चाहती है कि जो रामविलास पासवान की जो लीगेसी है, खासकर दलित वोटों पर, पासवान वोटों पर, वो एकजुट रहे, वो पारस और चिराग के बीच बटे नहीं। इसलिए पारस तो एनडीए के साथ हैं ही, उनके चाचा चिराग पासवान भी एनडीए के साथ रहे और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो उनके साथ बातचीत हो रही है। अब उनको मंत्रिमंडल में चूँकि जो विस्तार प्रस्तावित है उसमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। एक प्रश्न ये हो रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए, अगर लिया जाए तो पशुपति पारस का क्या होगा, क्या उनको बर्खास्त किया जाए या बाहर किया जाए, या उनकी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करा लिया जाए और ये पार्टी एनडीए में शामिल हो। ये सब किंतु परंतु चल रहे हैं। अब वो जो राय साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इसलिए मिले होंगे कि जाहिर है वो चिराग पासवान से बात करके और थोड़ा कोई फार्मूला डिस्कस हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी। अब वो उसको फिर नड्डा जी से बताएंगे, और फिर अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसमें क्या स्थिति रहती है, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने साथ रखना चाहती है लोकसभा चुनाव में। चिराग पासवान पिछले दिनों इंटरव्यू भी हुआ हमारे चैनल पे, उन्होंने बोला कि हाजीपुर सीट से 100% हमारी ही पार्टी का, जो रामविलास पासवान ग्रुप का है, उसका ही प्रत्याशी वहां पे उतरेगा। और अब नवादा सीट की भी बात वो करने लगे हैं। इधर पशुपति पारस अपनी बात कह रहे हैं कि वो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी मैनेज कर लेगी। देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ता है उसकी। वो चाचा भतीजे का झगड़ा जो है वो अपना चलता रहेगा, लेकिन होगा वही जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। अच्छा। चिराग पासवान और पशुपति पारस के मामले में न पशुपति पारस की वो हैसियत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर सके, और चिराग पासवान को भी अगर एनडीए में रहना है तो उन्हें भाजपा की बातें माननी पड़ेंगी। ये सब सौदेबाजी होती है, राजनीतिक सौदेबाजी, कि पहले से अपना दावा ठोको कि हमें ये सीट भी लड़नी, वो सीट भी लड़नी, फिर जब बैठेंगे टेबल पे तो कुछ लेन देन होगा, कुछ कहीं आपको पीछे हटना पड़ेगा, कहीं उनको आगे
कंसेशन देना तो मतलब पड़ेगा। इसे ऐसे समझ लें कि ये सब चिराग की मजबूरी है एनडीए जाना और विकल्प नहीं बचा उनके पास। भाई चिराग की मजबूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चिराग अगर एनडीए में नहीं, बिहार में दो ही खेमे हैं, या एनडीए या महागठबंधन। अब महागठबंधन में लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। लालू जी यानी तेजस्वी जी तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस भी स्वीकार कर सकती है। नीतीश जी को दिक्कत होगी स्वीकार करने में। अच्छा, नीतीश जी भी मान लीजिए मान जाएं, लेकिन चिराग पासवान को तो मन बनाना पड़ेगा ना। अभी तो चिराग पासवान का मन एनडीए के साथ है ना, वो तो महागठबंधन में जाने के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो तो अभी जब वो एनडीए के साथ ही रहना चाहते हैं तो जाहिर है फिर बीजेपी उनको अपनी शर्तों के आधार पर एनडीए में रखेगी ना। आप अगर मेरे घर में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा घर है और आप उस घर में आए कि मुझे एक कमरा चाहिए किराए पे, तो मेरी शर्तें होंगी ना उसमें कि आपको कमरा मैं किराए पे दूंगा, लेकिन देखो इसमें बिजली का बिल इतना देना पड़ेगा, यहाँ मीटर लगेगा, रात में 10 बजे के बाद जो है दरवाज़ा नहीं खुलेगा, और यहाँ जो है मैं शाकाहारी हूँ, आप शाकाहारी ही यहाँ खाना खाया जाएगा। ये सब शर्तें तो मैं लगाऊंगा ना जी। मतलब ये जैसे मकान लेने में, तो एनडीए को अगर एक बड़ा मकान मान लें, उसमें एक कमरा चाहिए कि चिराग पासवान को, तो एनडीए की शर्तें माननी पड़ेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत एनडीए कंसेशन करेगा, क्योंकि चिराग पासवान के पास जो पासवान वोट है, जो दलित वोट है, वो युवा है, उनका अभी बिहार में दौरे कर रहे हैं, उनकी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे अच्छी भीड़ हो रही है, अच्छी रैलियाँ हो रही हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं थोड़ा अपना दबाव बढ़ाने के लिए। तो उनकी भी कुछ बातें मानी जाएंगी। चिराग पासवान और पशुपति पारस में इस वक्त आपको कौन मजबूत लग रहा है? देखिए, जमीन पर तो चिराग पासवान मजबूत है, क्योंकि रामविलास पासवान जी की जो लेगेसी है वो चिराग पासवान के पास है। और हमारे देश में हम चाहे कितना परिवारवाद के खिलाफ भाषण कर लें, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और भी नेता बोलते हैं, लेकिन जनता परिवार को स्वीकार करती है। इसीलिए जब कोई बड़ा नेता उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके परिवार की तरफ ही देखते हैं कि अब इसकी लीगेसी कौन, और जब उसके परिवार से कोई निकल के आता है तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, पब्लिक ही तो लेती है। और कोई अगर किसी बड़े नेता का बेटा है तो जबरदस्ती थोड़ी पार्लियामेंट में घुस जाता है, अगर वो चुनाव नहीं जीतेगा वो, तो चुनाव भी तो जनता जिताती है। तो बात भले परिवारवाद की तमाम कर ले, परिवारवाद, लेकिन लोग तो परिवार जो विरासत है वो परिवार में ही देखते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए कहीं का भी। तो चिराग पासवान चूंकि रामविलास जी के समय ही राजनीति में आ गए थे, वो एमपी हो गए थे 2 बार, रामविलास जी के सामने ही वो चुनाव जीते, और उसके बाद 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव रामविलास जी के सामने ही जीते। तो निश्चित रूप से, और पशुपति पारस जो है वो रामविलास जी के ही छोटे भाई हैं, रामविलास जी के ही बनाए हुए हैं, वरना उनको कौन जानता था राजनीति में। पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान दोनों रामविलास पासवान जी के भाई थे, और सिर्फ उनकी पहचान इसलिए बनी कि वो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, और इसीलिए वो एमएलए हुए, लोकसभा में आए आज, क्योंकि उनके भाई थे। अब जब रामविलास जी की मृत्यु हो गई कोरोना से, असमय, अभी उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि चले जाते वो, और उसके बाद जब परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? पशुपति पारस की थी। आप बड़े थे परिवार में, आपको चाहिए था कि चिराग पासवान आपके भतीजे थे, उनको साथ लेकर के कोई भी फैसला करते, साथ में रहते। 7 एमपी जीत के आए थे, आप 6 एमपी लेकर के सीधे चले गए और मंत्री बन गए सत्ता के लिए। तो जनता जो होती है ना, वो तो ये देखती है ना कि सत्ता किस पास, सत्ता आपके पास है ठीक है, लेकिन जब अगर पशुपति पारस के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो चिराग पासवान से सुलह समझौता करके और पार्टी एक कर लें, या वो बीजेपी ज्वाइन कर लें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, वरना और कोई रास्ता उनके पास नहीं। इन 2 रास्तों के अलावा वो चाहें कि अलग से अपना चले तो नहीं चलेगा मामला। अब ये हो सकता है बीजेपी हो सकता है मैनेज कर ले, उनको भी उनकी सीटें छोड़ दे, इनको दे दे। अगर उनके साथ 6 एमपी हैं और 6 सीटें बीजेपी उनको छोड़ेगी, सिटिंग एमपी हैं, चिराग पासवान अकेले हैं, तो चिराग पासवान क्या 1 सीट पर मान जाएंगे अपनी सीट पर? ये एक पेच फंसेगा। अब भारतीय अगर मान लीजिए चिराग पासवान कहते हैं नहीं, जो रामविलास पासवान जी की 7 सीटें लड़े थे वो हमें दीजिए, आप हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो पशुपति क्या इसके लिए तैयार होंगे? हाँ, सीटों को ही लेकर मेरा अगला सवाल था कि खबरें आ रही हैं कि बिहार में 40 में से 30 सीटें बीजेपी लड़ने के मूड में है। अब 10 सीटों में
बीजेपी को पूरे एनडीए को Adjust जो करना भी है। एडजस्ट करना होगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 6 सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। वो दावा भी कर रहे हैं, कई बार कह चुके हैं मीडिया के सामने। पशुपति पारस अपनी अलग दावेदारी ठोक रहे हैं, वो अपनी 6 मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी अलग दावेदारी ठोक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग। तो बीजेपी के लिए तो ये बड़ी भाई मुश्किल की बात उपेंद्र आ जाएगी। कुशवाहा भी 3 सीट या 4 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 3 से 4 सीट मांग रहे हैं। तो मान लीजिए 8 सीटें तो यही हो गई हैं, 6 से 8 सीटें। फिर चिराग फिर पासवान पशुपति पारस की 6 सीटें, 14 सीटें, फिर चिराग पासवान की 6 सीटें, 20 सीटें। तो 20 सीटें हो गई और बीजेपी 30 लड़ना चाहती, सीटें हैं कुल 40। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है देर सवेर आखिरकार ये सब वो अमित शाह जी के साथ जब बैठेंगे तो मानना पड़ेगा इनको, क्योंकि देखिए चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, एनडीए में रहना है तो जो भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। नहीं तो एनडीए से आप अलग हो जाइए तो फिर आप कैसे पता लग जाएगी, क्योंकि वहाँ 2 ही फोर्सेस हैं, महागठबंधन और एनडीए। तो चुनाव इन्हीं के बीच में होना है। एक सवाल ये और है कि अभी आपने कहा जैसे मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित है, तो पशुपति पारस को हटा के चिराग पासवान की एंट्री हो सकती है या दोनों की रहेगी? क्योंकि कुछ तो करना होगा अगर चिराग पासवान को। भाई अब ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो तय मोदी जी को करना है, प्रधानमंत्री हैं वो, बीजेपी को तय करना है। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो मंत्री बने, उनकी मतलब, और क्योंकि मंत्री बनने के बाद एक आपका रुतबा बढ़ जाता है, कद बढ़ जाता है, आपका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो कार्यकर्ता है, उसका बल बढ़ जाता है, उसका दबदबा बढ़ जाता है, तो उसका फ़ायदा तो मिलता है नेता को। लेकिन चिराग पासवान के सभाओं में जिस तरह भीड़ जुट रही है बिहार की, जो मैं यूट्यूब वगैरह पे उनके वीडियो देख रहा हूँ, तो उससे लगता है कि लोग उनके साथ हैं और शायद बीजेपी इसका आकलन करेगी। और फिर अगर बीजेपी को तय करना पड़ा, अगर बीजेपी को ये नौबत आ गई, तय करना पड़ा कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में से किसी एक को चुनना है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को चुनेगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि रामविलास जी की लेगेसी जो है वो चिराग पासवान जी के साथ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और आपसे करेंगे विपक्षी एकता को लेकर के, जिस तरह नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको? शायद इतना आसान नहीं था जो नीतीश कुमार ने किया, अगर आसान होता तो शायद बहुत पहले हो गया होता इतने विपक्ष को एकजुट करना, लेकिन पूरी तरह से आपको लग रहा है कि ये एकजुट हो पाया? और अभी जो फिर से मीटिंग होने जा रही है उसमें कुछ निकलेगा, कुछ होगा, या पटना वाली मीटिंग में कुछ हुआ? देखिए, जब पचरंगी खिचड़ी पकती है तो उसमें भी समय लगता है। कोई चावल कड़ा होता है, कहीं दाल थोड़ी ज़्यादा कड़ी होती है, कोई और जो दाल है 5 रंग की जो चीज़ें होती हैं, तो सब तो लगता है। भारत के इतिहास में आज तक विपक्षी एकता कभी एक मीटिंग में नहीं हुई है, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो और चाहे बीजेपी के खिलाफ हो। विपक्षी एकता में समय लगता है, और हमने अपने लगभग 40 साल 39 साल पत्रकारिता के मुझे हो रहे हैं, हो जाएंगे 38 तो लगभग पूरे ही हुए हैं जी, 39वां साल चल रहा है। जितने चुनाव कवर किए, जितने विपक्षी एकताएं देखी, और उसके पहले अगर जब मैं पत्रकार नहीं था लेकिन एक नागरिक के रूप में, एक सचेतन युवा के रूप में, 77 के चुनाव से मुझे याद है हर चुनाव देश का। पहला विपक्षी एकता का चुनाव 77 था, जिसमें 5 पार्टियां मिल करके उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया था। आधिकारिक रूप से जनता पार्टी चुनाव के बाद बनी थी। लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया था, ठीक है। उसमें जनसंघ थी, लोकदल था, चौधरी चरण सिंह का समाजवादी लोग थे, उसमें CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम जी और बहुगुणा जी की पार्टी थी, मोरारजी देसाई की संगठन कांग्रेस थी। ये सब मिला करके, कई दल मिला करके चुनाव लड़े थे, और अलग अलग रहते हुए चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता पार्टी के नाम से लड़े थे चुनाव। लेकिन अधिकृत रूप से पार्टी का जो विलय हुआ था वो चुनाव के बाद हुआ था, और वो भी तब सारा संभव हो पाया जब जयप्रकाश जी का दबाव था पूरा कि भाई ये तैयार नहीं हो रहे हैं। उसका नतीजा निकला, इंदिरा गांधी हारी चुनाव। 89 में जब विपक्षी एकता हुई तो आखिर तक चंद्रशेखर VP सिंह के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, देवीलाल और अजीत सिंह साथ बैठने को तैयार नहीं थे, देवगौड़ा और हेगड़े के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, समझे। बीजू पटनायक
कि अलग उनका अपना एक ईगो था, ठीक है, एनटीआर बड़े नेता थे, उनका अलग। लेकिन अब कमाल देखिए कि वो विपक्षी एकता हुई, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने उसको सपोर्ट किया, उस सरकार को। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आइडियोलॉजी वाली पार्टियां थी। वो अलग बात है, सरकार की 10-11 महीने ही चली वो, फिर लेकिन तो विपक्षी एकता हुई। चुनाव में वीपी सिंह जो है मथुरा की मीटिंग छोड़ करके चल दिए थे कि बीजेपी के झंडे वहाँ लग गए थे कि मैं जहाँ बीजेपी के झंडे होंगे वहाँ मैं मीटिंग नहीं करूँगा। चुनाव चल रहा था, भाषण चल रहे, तो इसलिए ये कहना कि विपक्षी एकता एक पटना की मीटिंग एक शुरुआत है। आपको अगर एमए करना है तो पहले हाई स्कूल करोगे ना आप, फिर इंटर करोगे, फिर बीए करोगे, फिर एमए करोगे। जिसे नींव कह तो सकते हैं, फाउंडेशन रखी गई, बुनियाद है। जो पार्टियां फोटो ऑप तो कर लेती थी, बेंगलोर में कर लिया, कलकत्ता में कर लिया, शपथग्रहण में चले गए, पटना में चले गए, वहाँ चले गए, लेकिन बैठ करके बातचीत पिछले 10 साल में 9 साल में पहली बार पटना में हुई। और ये बैठक इसलिए हुई थी, इसमें कोई ये तय नहीं हुआ कौन कहाँ लड़ेगा कौन नहीं। इसमें 3 बातों पर आम सहमति बनी जो अनाउंस किया उन्होंने। पहला कि हम सब एकजुट रहेंगे, दूसरा हम बीजेपी के खिलाफ मिल के चुनाव लड़ेंगे, तीसरा अधिकतम सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक प्रत्याशी होगा, अधिक 400 से ज़्यादा सीटों पर करीब है। यही बातें तय हुई। अब कहाँ होगा, अब बंगलौर की जो बैठक हो रही है उसमें विपक्षी एकता का जो की मुहिम है और आगे बढ़ेगी। अभी उसके बाद फिर मीटिंग होगी, हो सकता है बीच में फिर कुछ दिक्कतें आए। ये तो ऐसा है कि मैं इसको कहूँ कि जिस तरह से कोई नई चीज़ शुरू होती है या बच्चा होने वाला होता है तो शुरू के 2-3 महीने बहुत ध्यान रखा जाता है माँ का कि भाई उबड़ खबड़ जगह पर न चले, ध्यान रखे, धक्का ना लगे, झटका। तो वही हाल विपक्षी एकता का है कि अभी तो भ्रूण तैयार हुआ है, गर्भाधान हुआ है विपक्षी एकता का, तो अभी बहुत सावधानी की ज़रूरत है। एक बार चीज़ें तय हो जाए, सब हो जाए, बयानबाजी भी तब भी चलती रहेगी। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव आएंगे तब भी कभी कोई कुछ बोल देगा, हो सकता है सब एकता बन जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, गठबंधन का नाम भी हो जाए। अब अधीर रंजन सरकार बंगाल पे कुछ बोल दें ममता के खिलाफ, हो सकता है, जवाब में तृणमूल कांग्रेस, ये सब चलता रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ विपक्षी एकता एक दिन का खेल नहीं है। विपक्षी एकता चुनाव तक ऐसे ही चलेगी और बहुत कुछ विपक्षी एकता का स्वरूप निर्भर करेगा नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के जो चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, जो बीआरएस है तेलंगाना में उसका प्रदर्शन कैसा रहता है, उन नतीजों का भी असर पड़ेगा विपक्षी। आपकी कुछ भूमिका होगी आम आदमी पार्टी की? भाई निश्चित रूप से 2 राज्यों में तो आम आदमी पार्टी, पंजाब और दिल्ली, 2 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से पंजाब और यही पेच है, क्योंकि कांग्रेस और आपके जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं ना, खट्टे ज़्यादा मीठे तो नहीं है, उसमें कैसे होगा क्या होगा। जिस तरह से हालांकि इधर कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जी शांत है, हालांकि मध्य प्रदेश भी गए थे, अभी राजस्थान भी गए थे जहाँ उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला। उन्होंने तो मीटिंग से पहले ऑफर भी किया था कांग्रेस को कि वो सीटें वहाँ की छोड़ दें तो हम यहाँ की छोड़ देंगे। वो ऑफर तो ऑफर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफर नहीं होता है, ऑफर होता है बैठ करके, जब टेबल पे आप बैठते हैं वहाँ से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजिंग होती है कि आपने मैसेजिंग कर दी, सौरभ भारद्वाज ने बोल दिया कि वो पंजाब और दिल्ली छोड़ दें और हम वो छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो केजरीवाल का स्टैंड क्या लग रहा है आपको इस पूरी? केजरीवाल का स्टैंड ये है कि केजरीवाल जी को भी ये समझ में आ रहा है, देखिए अगर जो ग्रैंड अलायंस बनता है जिसमें विपक्ष के अधिकतम दल होते हैं, इनको छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए जगन मोहन रेड्डी नहीं होंगे, नवीन पटनायक नहीं होंगे, चंद्रशेखर राव होंगे कि नहीं होंगे विधानसभा चुनाव के बाद पता लगेगा, क्योंकि वहाँ लड़ाई उनकी कांग्रेस से हो रही है। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, स्टालिन, ये आपके सारे लोग, अखिलेश यादव, हाँ अखिलेश जो बड़े हैं, छत्रप जो वहाँ दल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, और ये सब एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनता है, तो मुकाबला होगा एनडीए वर्सेस इस ग्रैंड अलायंस का नाम यूपीए हो, पीडीए हो, जो भी हो, इनका मुकाबला होगा पब्लिक के सामने। उस ग्रैंड अलायंस से जो पार्टियां बाहर होंगी उनको लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब 2 ध्रुवी हो जाएगा तो जिसको बीजेपी को वोट देना है वो एनडीए को वोट देगा, एनडीए कैंडिडेट को देगा, जिसको बीजेपी के खिलाफ वोट देना है
वो ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट को वोट देगा। वो क्यों उस पार्टी को वोट देगा जो दिल्ली में मान लीजिए 7 सीटें हैं और पंजाब में 13 सीटें हैं, जो 20 सीट की पार्टी है, उसको लोकसभा में क्यों लोग वोट देंगे? जो उनका कैडर है वो तो देगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की। आप 2019 का चुनाव देखिए, 2019 में दिल्ली की 5 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी आम आदमी पार्टी से जी, और उन 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में कांग्रेस के 8 सांसद जीत के आए थे। तो अब दिल्ली में, उसी दिल्ली में 19 में कांग्रेस आगे हुई, अब 20 में फिर आम आदमी पार्टी जीत गई विधानसभा चुनाव अच्छे बहुमत से। तो विधानसभा का पैटर्न, लोकसभा का पैटर्न अलग अलग होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहेगी कि वो भी देर से देर उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने, ताकि वो फिर बार्गेन में भाई 0 सीट दिल्ली में मिले उसको लोकसभा की, या 3 सीटें मिलके वो तीनों जीत ले, या 4 सीट, 4-3 का अलायंस हो। मान लीजिए कांग्रेस 3 लड़ती है, आम आदमी पार्टी 4 लड़ती है, तो 4 में 2 जीत ले, 3 जीत ले, या चारों जीत ले कांग्रेस में। ये तय करना पड़ेगा ना। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने ये है कि आप 80 सीट लड़ करके 1 या 2 सीट जीत पाओ। मान लीजिए रायबरेली और अमेठी अगर जीत गए तो वैसे बहुत मुश्किल है वो भी, या आप 20 सीट लड़ के 5 सीट जीत लो, 6 सीट जीत लो गठबंधन करके। अब ये तय करना होगा ना इन पार्टियों को जो है। यहाँ कलकत्ता में, अगर बंगाल में 42 सीट कांग्रेस लड़ती है और 42 के बाद 1 या 2 जीत पाती है, और ममता के साथ मिलकर 10 सीट लड़ती है और 10 में 5 जीत जाती है, तो सौदा कौन सा फायदेमंद है? बिल्कुल, ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा कि आप अगर जो है अकेले लड़के 0 पे आ जाते हो, या एक कहीं जीत गए, और अगर आप मिल के आप लड़ते हो, और मिल के आप मान लीजिए पंजाब और दिल्ली मिला के मान लीजिए टोटल 20 सीट होती हैं, 20 में आप 10 लड़ते हो, और 10 में आप 7-8 सीटें जीत जाते हो अलायंस में जा कर के, यही कांग्रेस को देखना पड़ेगा। तो इसलिए जब पार्टियां बैठेंगी तो नफा नुकसान, बार्गेनिंग होगी, दावे होंगे, प्रदावे होंगे, एक दूसरी सख्ती होगी कैसा, लेकिन ये पार्टियों को नफा नुकसान देखना पड़ेगा। जब आप ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे, तभी लोकसभा के लिए जो भाजपा विरोधी वोटर है वो तभी आपको वोट देगा, जो ग्रैंड अलायंस में होगा उसी को मिलेगा। कुल मिला के आखिर इन्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी। अगर नहीं आएंगे तो फिर जैसे 2019 में हुआ वही हो जाएगा 2024 में फिर। तो कुल मिलाकर ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात कांग्रेस भी समझ चुकी है, ये बात अपोजिशन के दल भी समझ रहे हैं। 2019 में क्यों नहीं हो पाया? 2019 में कांग्रेस को एक गलतफहमी थी कि हमने 3 राज्य जीते हैं 2018 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी से छीने हैं, तो बस अब हमारी हवा चल रही है। अब हम मध्य प्रदेश में 29 में से कम 20 सीटें जीत जाएंगे, राजस्थान में 25 में 20 जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ में 11 में से जो है हम 10 जीत जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो उसने अपने बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत अलायंस बना सकती थी कांग्रेस, नहीं बना पाई। तो लोगों ने कहा यार ये सरकार तो बनाने नहीं, फायदा क्या भैया, बीजेपी बने, मोदी जी को मौका और दो। इसीलिए कांग्रेस इस बार, राहुल गांधी खास करके और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इस बार जो है इसके लिए बिल्कुल एडमेंट है कि किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर एक बड़ा बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन बनना चाहिए। और इसीलिए बीजेपी भी जानती है कि वो महागठबंधन अगर सफलतापूर्वक बन गया तो उसके लिए खतरा है, इसीलिए वो भी अपना अलायंस जो है रिविजिट कर रही है, एनडीए को दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रही है। वो जीतन राम मांझी को भी ले रही है, वो इनको चिराग पासवान को भी ले रही है, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले रही है, चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, अकाली दल से बात हो रही है, महाराष्ट्र में अभिजीत पवार और एकनाथ शिंदे के ग्रुप को भी लेगी। भाई आप अगर इतने मजबूत होते तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप को भी मालूम है कि जमीन पर अगर वो अपना एनडीए मजबूत नहीं करेगी तो मुकाबला आसान नहीं होगा, बिल्कुल चुनौती कठिन है दोनों के लिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष की बात हो रही है, विपक्षी एकता की बैठक, इसमें कई बैठकें अभी होनी है, कई बयानबाजियां सामने आनी है, कई दौर की चीज़ें आनी है। आपने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी से समझा, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, आप सभी का थैंक यू।